गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एजुकेशन हब पर। बिल्कुल सभी जुड़ जाइए फटाफट। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने परिवार एजुकेशन हब पर। बिल्कुल हमारे हिंदी के टीचिंग मेथड्स चल रहे थे। ये टीचिंग मेथड्स की क्लास होती है हमारी सुबह 9:15 बजे, 11:15 बजे साइकोलॉजी क्लास होती है और शाम को 6:15 बजे राजस्थान ज्योग्राफी क्लास होती है। हिंदी के टीचिंग मेथड चल रहे थे, हालांकि इंटरेस्टेड इसमें कम हो आप। साइकोलॉजी उसमें तो ठीक ही, फिर भी कुछ ठीक वगैरह जो रेस्पॉन्स आता है, लेकिन इसमें तो बिल्कुल ही रेस्पॉन्स वगैरह ना कि इसका कनेक्शन तो बिल्कुल ही साथ कटा हुआ सा लग रहा है। लेकिन कोई ना, चलो जब टीचिंग मेथड्स पढ़ने हैं तो पढ़ते हैं। चलो, हिंदी के टीचिंग मेथड्स के हमने इससे पहले 3 पार्ट कर लिए थे। एक पार्ट में हमने हिंदी की भाषा के बारे में जाना था, दूसरे पार्ट में हमने हिंदी के कुछ जो तत्व वगैरह थे उनके भाषा के बिंबों के बारे में जाना था। तीसरे पार्ट में हमने हिंदी का जो संवैधानिक विकास है उसके बारे में बात की थी। अब आज हमारा नेक्स्ट अगला पार्ट 4 है हिंदी के शिक्षण वीडियो का। तो शुरू करते हैं हिंदी के शिक्षण वीडियो को। फटाफट से जुड़ जाइए और अभी अपने सभी साथियों को एक साथ जोड़ लीजिए ताकि आपको पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आए। करते हैं शुरू आज का वीडियो। आज बात करते हैं हम शिक्षण विधियों की कुछ परिभाषाओं की बात करते हैं। शिक्षण विधियों के बारे में अलग अलग जो शिक्षाविद थे, अलग अलग मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने अलग अलग परिभाषाएं दी थी। किसी टीचिंग मेथड्स के बारे में कुछ परिभाषाएं दी थी कि हिंदी शिक्षण की विधियाँ कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, उसके बारे में परिभाषाएं दी थी। और उन परिभाषाओं को आज हम यहाँ पे जानेंगे। सबसे पहले डॉक्टर स्वीट की परिभाषा। स्वीट मतलब मीठा, मीठे की परिभाषा मीठी होनी चाहिए, है ना। वो बताया कि मैंने मीठा बहुत पसंद है, हाँ जी, लेकिन मीठा खाने से शुगर हो जाता है। चलिए, डॉक्टर स्वीट की परिभाषा कौन सी थी। डॉक्टर स्वीट बोलते हैं कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। ध्वन्यात्मक, ध्वनि जो होती है ना, ध्वनि उसके आधार पर जो अपने शब्द को, जो अपने शब्दों की ध्वनि के रूप में अपने शब्दों के द्वारा विचारों को प्रकट करना ही क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। किसके माध्यम से। डॉक्टर स्वीट ने क्या बात की कि डॉक्टर स्वीट ने बात की ध्वनि की, कि ध्वनि जो ध्वन्यात्मक जो शब्द हैं, हमारी जो ध्वनि है और ध्वनि के माध्यम से जो शब्द हैं उनका जो प्रकट करते हैं, उनको प्रकट करना क्या कहलाता है, भाषा। सिंपल सी बात, आप खुद जानते हो कि जो हम बोल करके जो प्रकट करेंगे वही क्या होती है, हमारी भाषा होती है। जो हम बोल करके जो प्रकट करेंगे, बोलने का मतलब अब जब मैं बोल रहा हूँ, मैं मेरे विचार आपके सामने रख रहा हूँ। मैं अब जब भी जो भी बात बोल रहा हूँ आपके सामने, कि मैं जो भी आपको हिंदी की टीचिंग मेथड्स पढ़ा रहा हूँ, डॉक्टर स्वीट की परिभाषा बता रहा हूँ, डॉक्टर स्वीट की परिभाषा के ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। ये बात मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये क्या है, मेरे विचार आप तक जा रहे हैं। किसके माध्यम से जा रहे हैं, ध्वनि के माध्यम से जा रहे हैं। बिल्कुल, तो ये ध्वनि के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। ये बात किसने कही थी, डॉक्टर स्वीट ने कही थी। बात समझ में आ गई। यानी डॉक्टर स्वीट की बात क्या कहते हैं कि ध्वनि के माध्यम से या ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा अपने विचारों का प्रकट करना या प्रकटीकरण क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। और भाषा क्या है, विचारों का प्रकटीकरण ही है। जीवन का एक अंग था ना भाषा, और विचारों का प्रकटीकरण क्या है, भाषा है। ठीक है, बात समझ में आ गई। डॉक्टर स्वीट की परिभाषा आपके क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। क्लियर हो गई या फिर क्लियर हो गई, बोलो, क्लियर हो गई या क्लियर हो गई। नेक्स्ट आते हैं पतंजलि। इस नाम में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। कई सोचते हैं कि ये एक कुछ ही जो महाशय हैं वो यूं ज्ञान देते हैं कि पंतजलि होता है। पंतजलि कहते हैं, कुछ कहते हैं पतंजलि। ये होता है पतंजलि, पतत धन अंजलि वाला पतंजलि होता है, ठीक है ना। पतंजलि होता है। और पतंजलि, महर्षि पतंजलि जो थे ना, जो आयुर्वेद के जो बहुत बड़े ज्ञाता थे, उन्होंने उनका है नाम महर्षि पतंजलि। जो वर्तमान में पतंजलि जो है वो तो बाबा रामदेव वाला है, लेकिन वो भी आयुर्वेद से संबंधित है। और जो पुराने टाइम में जो महर्षि पतंजलि थे ना, उनके बारे में, जो एक मतलब बहुत बड़े जो क्या कहते हैं आयुर्वेदाचार्य थे। पतंजलि की बात करें, पतंजलि की परिभाषा के बारे में बात करते हैं कि मनुष्य के द्वारा व्यक्त वाणी ही भाषा है। वही बात घूम फिर के वहीं आ रही है। स्वीट ने क्या कहा कि ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा प्रकट करना विचारों को, और पतंजलि क्या बताती है, मनुष्य के द्वारा व्यक्त वाणी ही क्या है, जो वाणी मनुष्य बोलता है वो क्या होती है, भाषा। वाणी मतलब समझ गए जो बात मैं बोल रहा हूँ आपको। तो मनुष्य के द्वारा व्यक्त वाणी ही क्या है, भाषा है। मनुष्य के द्वारा व्यक्त वाणी ही क्या होती है, आपकी भाषा कहलाती है। डॉक्टर स्वीट ने बात कही थी कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही क्या कहलाता है, भाषा कहलाती है। जबकि पतंजलि ने कही थी कि मनुष्य के द्वारा व्यक्त वाणी ही क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। बात समझ में आ गई आपको? इतनी बात समझ में आ गई तो कमेंट में लिख दीजिए, बिल्कुल आ गई समझ में, आगे चलिए। ठीक है, तो डॉक्टर स्वीट क्या बोलते हैं, डॉक्टर स्वीट बोलते हैं कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा जो अपने विचारों का प्रकटीकरण क्या कहलाता है, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण क्या कहलाता है,
आपकी भाषा कहलाती है। और जो पतंजलि क्या बोलते हैं कि व्यक्ति जो होता है, मनुष्य होता है, उसके द्वारा व्यक्त वाणी क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। मनुष्य के द्वारा व्यक्त वाणी क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। बात समझ में आ गई? यहाँ तक आपकी कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे। अगली परिभाषा है प्लेटो। प्लेटो 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 बहुत ही अच्छे, मतलब एक शिक्षाविद थे, बहुत ही अच्छे शिक्षाविद। मनोवैज्ञानिक बोल सकते हैं लेकिन शिक्षाविद ज़्यादा इनके लिए उचित रहेगा। शिक्षा शास्त्री थे प्लेटो, बहुत ही अच्छे इंसान थे। मतलब उन्होंने इतनी उस टाइम पे इतनी गहरी सोच डेवलप की थी, सोच नहीं सकते आप। तो प्लेटो क्या बोलते हैं कि विचार आत्मा की मूक, विचार आत्मा की मूक या अध्वन्यात्मक, अध्वन्यात्मक है, ठीक है ना, अध्वन्यात्मक लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है ध्वन्यात्मक, ठीक है ना। यानी कि जो भाषा आपकी है ना, भाषा आत्मा की मूक या अध्वन्यात्मक बातचीत है। कैसी? आत्मा, आपकी जो आत्मा होती है ना, आपका आत्मा आपकी बोल नहीं सकती, तो आत्मा की मूक या अध्वन्यात्मक बातचीत है। पर यही जब विचार क्या है आपका, विचार की बात है कि विचार आपके क्या होते हैं, विचार आपकी आत्मा में आते हैं और विचार आपके बोल नहीं सकते, मूक होते हैं, अध्वन्यात्मक होते हैं। लेकिन यही विचार जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होते हैं, किस पर है? होठों पर प्रकट होते हैं, तो वो क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। कि कुछ तो बात है आजकल, कुछ तो बात है आजकल तेरी इस हंसी में, कि कुछ तो बात है आजकल मेरी इस होठों की मुस्कुराहट में, कि कुछ तो बात है आजकल मेरी इस होठों की मुस्कुराहट में। कमबख्त आजकल ये मुस्कुराती बहुत है ना। हाँ जी, चलते हैं आगे। कभी कभी हम भी कुछ बातें कर लिया करते हैं, बहकी बहकी बातें। तो प्लेटो क्या बोलते हैं कि विचार तो क्या है, आपकी आत्मा की मूक या अध्वन्यात्मक बातचीत है, जो हमारी आत्मा बोलती है। आत्मा बोलती है ना, मतलब आत्मा जब मूक रहती है, आत्मा की वैसे आवाज़ नहीं आती, मतलब अंदर ही अंदर कहते हैं ना कि रो रही है, बट ये नहीं पता कि दिखती नहीं रही कैसे रो रही है, ठीक है ना। तो विचार आत्मा की मूक या अध्वन्यात्मक बातचीत है, परंतु यही जब ध्वनि का रूप लेकर होठों के माध्यम से प्रकट होती है तो हमारी भाषा कहलाती है। घूम फिर के बाद फिर वही आ गई। भाषा की बात क्या है? जो हम बोलते हैं वही भाषा है, जो हमारे विचारों को प्रकट करते हैं ध्वनि के माध्यम से, वही क्या है? हमारी भाषा है, ठीक है। यानी विचार आत्मा की मूक, बिल्कुल क्या, मूक या अध्वन्यात्मक बातचीत है, मूक या फिर अध्वन्यात्मक बातचीत है। और जब यही बात ध्वन्यात्मक रूप लेकर के होठों के माध्यम से प्रकट होती है तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है भाषा। वो क्या कहलाती है? हमारी भाषा कहलाती है। वो क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। प्लेटो की परिभाषा होगी। सबसे पहले परिभाषा किसकी आई थी? सबसे पहले परिभाषा आई डॉक्टर स्वीट की, कि विचारों का ध्वन्यात्मक प्रकटीकरण क्या कहलाता है? ध्वन्यात्मक शब्दों का विचारों का प्रकटीकरण क्या कहलाता है? आपका भाषा कहलाता है। ध्वन्यात्मक विचारों का प्रकटीकरण क्या कहलाता है? आपकी भाषा कहलाती है। पतंजलि की बात की थी कि पतंजलि के मनुष्य के द्वारा व्यक्त वाणी क्या होती है? भाषा होती है। प्लेटो ने क्या कहा था कि विचार आत्मा की मुँह क्या है? ध्वन्यात्मक बात है, और जब यही विचार होठों के माध्यम से प्रकट होते हैं तो क्या कहलाती है? हमारी भाषा कहलाती है। क्या कहलाती है? हमारी भाषा कहलाती है। बात समझ में आ गई यहाँ तक? नेक्स्ट आती है डेफिनेशन आपकी, नेक्स्ट आती है आपकी परिभाषा बाबूराम सक्सेना। बाबूराव गणपतराव बापटा, है ना, ये राजू वो वाला, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है। यहाँ पे हैं श्रीमान डॉक्टर बाबू, वैसे डॉक्टर लग गया, श्रीमान लगाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना। एक बात ध्यान रखना है, जो डॉक्टर आगे लगा होता है ना, इसका मतलब वो वाला डॉक्टर नहीं जो इंजेक्शन लगाता है, वो डॉक्टर अलग बात है। लेकिन डॉक्टर क्या होता है? डॉक्टर जब PhD धारण करेंगे, PhD वो क्या होता है? उनके आगे डॉक्टर की उपाधि लगती है, ठीक है ना। तो डॉक्टर बाबूराम सक्सेना क्या बोलते हैं कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करते हैं। अब देखो इसमें कुछ अटपटे शब्द आ रहे हैं, तो नए बात आदमी भाई साहब अटपटे शब्द बोलेंगे। तो जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करते हैं, किसका विनिमय करते हैं? विचारों का विनिमय, मतलब विचारों का आदान प्रदान करते हैं, विनिमय करते हैं विचारों का। वे ध्वनि चिन्ह होते हैं, हम जो बोलते हैं वो ध्वनि के चिन्ह होते हैं हमारे। तो वे ध्वनि चिन्ह जिनके माध्यम से मनुष्य परस्पर विचार का विनिमय करते हैं, विचार विनिमय करते हैं, उसे क्या कहते हैं? हमें भाषा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? भाषा। यानी सिंपल सी बात, देखो भाषा का कहीं भी आप किसी भी मनोवैज्ञानिक किसी भी शिक्षाविद की परिभाषा में चले जाओ, एक ही बात बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कि भाषा है क्या है? विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। ये देखो, यही बात किसने कही थी? स्वीट ने कही थी। यही बात किसने कही थी? पतंजलि ने कही थी। यही बात प्लेटो ने कही थी, और यही बात बाबूराम सक्सेना कह रहे हैं।
यानी बाबूराम सक्सेना क्या बोलते हैं कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसे क्या कहते हैं, हम भाषा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, हम भाषा कहते हैं। यहाँ तक बात आप क्लियर हो गई होगी। चारों की चारों डेफिनेशन आपकी याद हो गई होगी। एक बार फटाफट दोबारा बताता हूँ मैं कि डॉक्टर स्वीट बोलते हैं कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। पतंजलि बोलते हैं मनुष्य के द्वारा व्यक्त वाणी का कहलाती है, भाषा कहलाती है। और प्लेटो बोलते हैं कि विचार आत्मा की मूक अध्वन्यात्मक बातचीत है, पर जब यही ध्वन्यात्मक होकर ओठों पर प्रकट होती है तो भाषा कहलाती है। और डॉक्टर बाबूराम सक्सेना बोलते हैं कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करते हैं उसे भाषा कहते हैं। कल प्रकाश जी आपने क्वेश्चन पूछा था कि वो इक प्रत्यय वाला, तो इक प्रत्यय वाला जब हमारे प्रत्यय टॉपिक आएगा, उपसे प्रत्यय टॉपिक पढ़ेंगे ना, उसमें बता दूंगा। बाकी होता है कि ऊ आ जो ऊ है ई के बाद होता है ना, तो वहाँ पे तो ओ हो जाता है, और जहाँ पे ए जो छोटी ई या ई के बाद होता है ना, वहाँ पे आई हो जाता है। ठीक है ना, संवैधानिक, तो वहाँ पे ई आना है। संविधान में देखो संविधान प्लस संवैधानिक, तो दूसरे पद में उसमें चेंज होता है। वहाँ पे जब रूल आएंगे ना, अब हम जब प्रत्येक टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे उसमें नियम आएगा कि उसके अकॉर्डिंग आपको मैं समझा दूँ वहाँ पे। ठीक है ना। और बिल्कुल आप डाउट, जो भी आपके डाउट आप कमेंट सेक्शन में डाल दिया करो। क्या हो सकता है क्लास में मैं नहीं देख पाता हूँ, क्या पता कई बार कुछ कमेंट छूट जाते हैं, नहीं देख पाता हूँ। कल आपका कमेंट फिर मैंने बाद में देखा क्लास में लिखा हुआ था, फिर मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा कि मैंने कमेंट नहीं देख पाया। तो लेकिन आप जब क्लास कंप्लीट हो जाती है ना, क्लास में डाल दिया करो, जितना होंगे क्लास में आंसर दे देंगे। लेकिन यदि उसके बावजूद भी आपको कमेंट छूट जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लास्ट में दे दीजिए। बाद में जब कमेंट पूरा हो जाता है ना, आपकी क्लास पूरी हो जाती है, उसके बाद आप कमेंट डाल दीजिए, उसका आंसर या तो वहीं आपको दे दूँगा या अगले दिन आपको नेक्स्ट क्लास में दे दिया जाएगा। ठीक है ना, ओके। ठीक है प्रकाश जी, बात क्लियर आपके, आगे चलते हैं। अब देखिए ये 4 परिभाषाएं पढ़ी हमने, 4 परिभाषाएं। कीवर्ड याद रख लीजिए। सबसे पहले स्वीट, स्वीट ने किसकी बात की थी, ध्वन्यात्मक। स्वीट ने क्या बात की थी, ध्वन्यात्मक माध्यम, यानी ध्वन्यात्मक शब्दों का विचार प्रकट कर। पतंजलि क्या बोलते हैं, पतंजलि क्या बोलते हैं कि व्यक्त वाणी। पतंजलि क्या करते हैं, वाणी को व्यक्त करते हैं। पतंजलि क्या करते हैं, वाणी को व्यक्त करते हैं। प्लेटो क्या बोलते हैं, प्लेटो बोलते हैं कि आत्मा की मूक होती है, और फिर उसके बाद उसी का विचार जो मतलब उसी का क्या होता है, हमारे होठों ध्वनि के माध्यम से आ जाती है, हमारे ध्वन्यात्मक माध्यम से आ जाती है, वही क्या होती है, हमारी वापस विचारों का प्रकटीकरण हो जाता है। ठीक है ना। और नेक्स्ट क्या है, बाबूराम सक्सेना। बाबूराम सक्सेना क्या बोलते हैं, बाबूराम सक्सेना हमारे बोलते हैं कि जो ध्वनि जो चिन्हों के माध्यम से जो चिन्हों का जो प्रकटीकरण होता है, ध्वनि चिन्हों के माध्यम से हम किसी को विचारों का विनिमय करते हैं, विचार विनिमय में करते हैं, वो क्या होती है हमारी, वो हमारी भाषा होती है। चारों की चारों डेफिनेशन आपके याद होंगे। स्वीट बोलते हैं कि ध्वन्यात्मक, पतंजलि बोलते हैं व्यक्तवाणी, प्लेटो बोलते हैं आत्मा और ध्वनि के बारे में, और बाबूराम सक्सेना बोलते हैं कि जो हमारे चिन्ह होते हैं उनका विचार प्रकट करना वो कहलाती है हमारी भाषा कहलाती है। बात समझ में आगे होगी। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगला बात आती है अपनी भाषा की विशेषता। किसकी बात करते हैं, अब बात करते हैं कि भाषा आपने पढ़ ली कि भाषा होती क्या है, उसके बारे में भाषा की आपने परिभाषाएं बता दी, भाषा के बारे में बात कर ली। अब भाषा की कुछ विशेषताएं बता दीजिए हमें कि भाषा की कुछ विशेषताएं, क्योंकि देखो भाषा जब बनी है तो उसकी कुछ ना कुछ तो विशेषताएं होंगी ना। भाषा जब बनी है तो भाषा की कुछ ना कुछ विशेषताएं तो अवश्य होंगी। तो उन विशेषताओं के बारे में बात करते हैं, भाषा की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। भाषा की विशेषताओं में सबसे पहले आती है कि भाषा पैतृक संपत्ति है। ये पैतृक यहाँ पे गलत लिखा, सॉरी, पैतृक कैसे लिखा जाए, कुछ अशुद्धियाँ हो जाती हैं तो उनको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। पैतृक ऐसे लिखा जाता है। ठीक है ना। भाषा क्या है, भाषा हमारी सबसे पहली बात है पैतृक संपत्ति नहीं है। पैतृक संपत्ति नहीं है। पैतृक संपत्ति का मतलब ये नहीं कि दादा मतलब दादा जो बोलते थे वही पोता बोले, मतलब दादा बोलते वही हमारे पिता को मिल गई, वही हमारे पिता से हमें आ गई, ऐसे नहीं आती भाषा। भाषा कैसे आती है, भाषा में अर्जित करनी पड़ती है। तो भाषा पैतृक नहीं है, क्या है, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है बल्कि अर्जित संपत्ति है। कौन सी संपत्ति है भाषा, भाषा हमें पिता से में डायरेक्ट नहीं मिलती है, ये ले बेटा 10 किलो भाषा जन्म दे रहे, ये ले हाँ 10 साल हो गया, ये ले 15 किलो भाषा और ले, नहीं। भाषा होती है अर्जित संपत्ति। जितना हम बोलेंगे, जितना हम अलग अलग बातें करेंगे। अब देखिए आप सिंपल सी बात समझ लीजिए, ऐसे आप राजस्थान में तो आप मारवाड़ी सीख गए, लेकिन महाराष्ट्र का बच्चा मराठी क्यों बोलता है? बताइए, महाराष्ट्र का बच्चा मराठी क्यों बोलता है? क्योंकि वो वहाँ की लैंग्वेज है उसकी, वो फिर जबकि बच्चा तो एक ही होता है, पेरेंट्स से बना होता है, तो उसमें वही भाषा आनी चाहिए। तो भाषा पैतृक संपत्ति ना होकर कौन संपत्ति होती है, भाषा अर्जित संपत्ति होती है। बात समझ आ गई। नेक्स्ट है भाषा परंपरा है। व्यक्ति उसका अर्जन तो कर सकता है लेकिन उत्पन्न नहीं कर सकता। बहुत गहरी बात है ये कि भाषा हम देखो धीरे धीरे पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। शिक्षण विद्या बिल्कुल से थोड़ा टाइम लग जाए लेकिन अच्छे से क्लियर करनी है हमें शिक्षण विद्या, ताकि दोबारा हमें पढ़ने की जरूरत ना पड़े। सिर्फ उसके बाद देखो शिक्षण विद्या जब पूरी हो जाएगी ना, फिर 15 दिन तक कंटिन्यू शिक्षण विद्या के क्वेश्चन चलेंगे। फिर हम नेक्स्ट अपने हिंदी व्याकरण पे चलेंगे, ओके। और फिर हिंदी व्याकरण के बीच में हम एक दिन टेस्ट भी लिया करेंगे कभी कभी। शिक्षण विद्या कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम टेस्ट भी लिया करेंगे कभी कभी, ठीक है ना। तो भाषा परंपरा है,
भाषा क्या है? परंपरा है। परंपरा का व्यक्ति क्या करता है? अर्जन कर सकता है पर उसको उत्पन्न नहीं कर सकता। अब जो परंपरा, सोचिए आपकी परंपरा चली आ रही है कि आप दीपावली मनाना है, होली मनाना, उसको आप ये थोड़ी मतलब उसका अर्जन तो आप कर सकते हो लेकिन उसको उत्पन्न नहीं कर सकते। अब होली जो आपकी मनती आ रही है तो होली मनती आएगी, आप उसको ये नहीं कर सकते कि मतलब अब आज से होली बंद है, आज होली की जगह हम तीज मनाएंगे, नहीं कर सकते, आप उत्पन्न नहीं कर सकते उसको। जो परंपरा चलती आ रही है, भाषा क्या है? परंपरा है। व्यक्ति उसका अर्जन कर सकता है लेकिन उसको उत्पन्न नहीं कर सकता। भाषा उसका अर्जन कर सकता है, व्यक्ति भाषा का ज्ञान प्राप्त कर सकता है लेकिन उसका क्या नहीं कर सकता? व्यक्ति उसका उत्पन्न नहीं कर सकता। नेक्स्ट आती है भाषा अर्जन अनुकरण से होता है। जितना हम अनुकरण करेंगे, अनुकरण भाषा का माध्यम होता है, बात आपको पहले बता चुका हूँ। जितना हम अनुकरण करेंगे, अनुकरण से भाषा क्या होगा? अर्जन होगा। जितना ज़्यादा हम अनुकरण करेंगे उतना ही हम भाषा क्या कर पाएंगे? भाषा को अर्जित कर पाएंगे। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट है भाषा परिवर्तनशील प्रक्रिया। ये बात भी आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि भाषा कैसी प्रक्रिया है? भाषा एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। भाषा कैसी प्रक्रिया है? भाषा एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। कैसे कि आज जैसे मान लो मुझे मारवाड़ी आती है, मुझे हिंदी आती है, मुझे इंग्लिश आती है, मुझे ऐसे मान लो कितनी भी लैंग्वेज आती है। मैं 10 साल महाराष्ट्र रहे हैं, वहाँ क्या हो गई? मुझे मराठी आने लगी। मैं 10 साल गुजरात चला गया, मुझे गुजराती आने लगी। मैं मान लो बंगाल चला गया, मुझे बंगाली। मैं मान लो बिहार चला गया, मुझे बिहारी भाषा ऐसे आने लगी। ठीक है ना? मैं तमिलनाडु चला गया, मुझे तमिल आने लगी। तो वो क्या होती है कि भाषा परिवर्तनशील प्रक्रिया है। भाषा आपकी परिवर्तित हो सकती है। भाषा एक भाषा से आप दूसरी भाषा में जा सकते हो बिल्कुल आराम से। तो भाषा कैसी प्रक्रिया है? भाषा परिवर्तनशील प्रक्रिया है। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है। भाषा का कोई भी अंतिम स्वरूप नहीं होता है। यानी भाषा का अंतिम स्वरूप, उस दिन भी आप पूछ रहे थे कि अंतिम स्वरूप का मतलब क्या है। अब देखिए, संस्कृत क्या निकली? पाली। पाली से प्राकृत, प्राकृत से जो अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवध, अवध से हिंदी निकली। तो जरूरी नहीं, ये जरूरी थोड़ी कि हिंदी से आगे नहीं निकली। पहले ये लोग सोचते कि संस्कृत बन गई, मतलब संस्कृत के अलावा और कोई भाषा नहीं हुई। संस्कृत से फिर पाली बन गई, पाली से फिर प्राकृत, प्राकृत से फिर देखो भाषा रुकी नहीं, कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। कोई कहेगा संस्कृत अंतिम स्वरूप था, कैसे भाषा? पाली बन गई, पाली उसके बाद और बन गई, और बन गई। अब जरूर थोड़ी हिंदी के बाद भी और बन सकती है आगे। तो भाषा का कोई भी अंतिम स्वरूप नहीं है। आज ये अंतिम स्वरूप वाली बात समझ में आ गई ना? आज अंतिम स्वरूप वाली बात समझ में आ गई ना कि भाषा कोई भी अंतिम स्वरूप नहीं है। मतलब भाषा, उस दिन सत्य प्रकाश जी आप ही पूछ रहे थे, ज्योति जी आप पूछ रहे थे, तो भाषा कोई भी अंतिम स्वरूप नहीं है। बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है प्रत्येक भाषा की एक भौगोलिक सीमा होती है। प्रत्येक भाषा की क्या होती है? एक भौगोलिक सीमा होती है। बिल्कुल कुछ निश्चित सीमा होती है प्रत्येक भाषा की। जैसे मान लो भारत में अब हिंदी किसी निश्चित एक पर्टिकुलर एरिया, निश्चित क्षेत्र में बोली जाती है, तो उसकी एक भौगोलिक सीमा हो गई। मारवाड़ी सॉरी बोलिए, लेकिन जैसे मान लो अंग्रेजी, तो अंग्रेजी कुछ किसी निश्चित एरिया में बोली जाती है, किसी निश्चित क्षेत्र में बोली जाती है। तो भौगोलिक सीमा होती है प्रत्येक भाषा की। जैसे चाइना है, चाइना की कौन सी? चीन की चिंग चांग चुंग चांग चुंग चांग, ऐसी भाषा होती है ना, चिंग चांग। मतलब कुछ भी देखो, सामने बर्तन रखो, पत्थर की, मतलब हाथ में 10-15 पत्थर लो छोटे छोटे, और उनको हाथ में कंकड़ लो और उनको उठा के उन बर्तनों में फेंक दो। जो चम चम चिम चम चिम ऐसे आवाज़ आती है ना, समझ लो चाइना की भाषा है वो। ओके, समझ के खुश होना कि ऐसे ऐसे। मैं सोचा मेरे को चाइनीज़ नहीं आती, और हम क्यों सीखें? जब हम चाइना का पूरा बहिष्कार करें तो खुलेआम करेंगे ना। ठीक है ना? कि प्रत्येक भाषा की कोई ना कोई भौगोलिक सीमा होती है। प्रत्येक भाषा की एक ऐतिहासिक सीमा भी होती है। कौन सी सीमा होती है? कि ऐतिहासिक सीमा भी होती है। इतिहास में एक प्रत्यय जुड़ा, ऐतिहासिक बन गया। ठीक है ना? तो प्रत्येक भाषा की एक ऐतिहासिक सीमा भी होती है। कौन सीमा होती है? ऐतिहासिक सीमा, क्योंकि कुछ इतिहास से कुछ चल के ये बात, कुछ इतिहास से कि इतिहास में इसका ये रोल था, उसके माध्यम से भाषा बनी है। तो प्रत्येक भाषा की एक भौगोलिक सीमा भी होती है और एक ऐतिहासिक सीमा भी होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि प्रत्येक भाषा की संरचना अलग अलग होती है। संरचना अलग अलग ही होती है। हिंदी बोलते हैं उसकी अलग संरचना होती है, इंग्लिश बोलते हैं उसकी अलग होती है, पंजाबी बोलते हैं उसकी अलग होती है, उर्दू बोलते हैं उसकी अलग होती है, तेलुगु बोलते हैं उसकी अलग होती है। सबकी भाषा की संरचना क्या होती है? अलग अलग होती है। बात समझ में आ गई? सभी भाषाओं की संरचना क्या होती है? अलग अलग होती है। कैसी होती है? अलग अलग होती है। बात समझ में आ गई? वो कहते हैं ना कि एक बार कोई हिंदुस्तानी आदमी था, है ना, तो वो गया विदेश में, चाइना गया। चाइना जाकर के उसने खोला कि जय बजरंगबली रेस्टोरेंट। तो उसके रेस्टोरेंट पे लोग नहीं आते थे, क्योंकि उनको नाम नहीं पता नहीं क्या है, रेस्टोरेंट है क्या है, तो वहाँ पे उनको समझ में नहीं आया। उसने फिर पूछा कि किसी से कि अभी क्या करूँ, तो उन्होंने फिर एडवाइस दी कि आप एक काम करिए, इसका तो नाम चेंज करो, ऐसा नाम डाल कि जो यहाँ चाइनीज़ हो। तो उसने एक नाम डाला। क्या नाम डाला? कि ताती ताती चा फू फू के पी, ताती ताती चा फू फू पे की। अब उसकी होटल आराम चल रही है ना, समझ गए? हाँ जी, चलते हैं आगे। अब बात करते हैं भाषा क्या होगी, संरचना अलग अलग हो गई। भाषा कठिन से सरल की ओर गतिशील होती है। आज हमें शुरुआत में जब हम छोटे थे तो हमें बोलना कठिन लगता था, आज हम इजी बोल सकते हैं। आज हमें इंग्लिश कठिन लगती है, ऐसे सोचते हैं कि हमें इंग्लिश कठिन है, लेकिन मतलब इंग्लिश बोलने में ज़्यादा टफ लगती है। लेकिन आप कई दिन कंटिन्यू 1 या 2 साल इंग्लिश बोल के देखिए, आपकी बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी बन जाएगी इंग्लिश की।
ठीक है, आप हिंदी बोलते शुरुआत में बचपन से हिंदी नहीं बोल पाते थे ना, लेकिन आप धीरे धीरे हिंदी बोलना सीख गई। क्यों? कठिन थी पहले, आपको कठिन लगती थी, लेकिन कठिन से अब क्या बन गया आपकी सरल बन गया। अब आज आपको कितनी भी हिंदी बुला दो, यू विल नॉट बी डबा चौक। ओके, आप डाबा चौक नहीं हो गए। अब डाबा चौक आप जानते हो, डाबा चौक, व्हाट इज द डाबा चौक? द मोस्ट इज टोटली डाबा चौक, है ना। पाड़ा इज नेवर गो, उंदेड़ा इज नेवर कम। ओके, तो भाषा कठिन से सरल की ओर गतिशील होती है। पहले भाषा संयोगात्मक थी, वर्तमान में भाषा वियोगात्मक है। पहले भाषा का संयोग हुआ था, भाषा जुड़ती गई थी, वर्तमान में टूटती जा रही है, टूटती जा रही है। पहले भाषा जुड़ती जा रही थी, जुड़ती जा रही है, संयोग मतलब संयोग हो रहा था, संयोग से, और वर्तमान उसका प्रसार हो रहा है, मतलब उसका वियोग हो रहा है, अलग अलग टूट रही है। तो पहले भाषा संयोगात्मक थी, वर्तमान में भाषा कौन सी है? वियोगात्मक है। भाषा की इतनी विशेषताएं आपके समझ में आ गई हों तो एक थम्स अप कर दीजिए फटाफट। भाषा पैतृक संपत्ति है, अर्जित संपत्ति है। भाषा परंपरा है, व्यक्ति उसका अर्जन तो कर सकता है लेकिन उत्पन्न नहीं कर सकता। भाषा का अर्जन अनुकरण से होता है। भाषा परिवर्तनशील प्रक्रिया है, भाषा की कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता। प्रत्येक भाषा की एक भौगोलिक सीमा होती है, प्रत्येक भाषा की एक ऐतिहासिक सीमा होती है, प्रत्येक भाषा की संरचना अलग अलग होती है। भाषा कठिन से सरल की ओर गति करती है। पहले भाषा संयोगात्मक थी, वर्तमान में भाषा वियोगात्मक रूप में है। बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। ये आपकी भाषा की विशेषता, आपके भाषा की विशेषता यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं अपन भाषा का महत्व। यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया? थम्स अप कर दीजिए फटाफट, फिर आगे चलते हैं कि अभी हमारे समझ में आ गया। अब आप आगे चलिए, बिल्कुल चलते हैं आगे। आगे नेक्स्ट आता है भाषा की विशेषता देख ली। अब नेक्स्ट देखेंगे अपन भाषा का महत्व, कि भाषा हम पढ़ रहे हैं उसका महत्व, कुछ ना कुछ महत्व तो होगा ना। तो भाषा का महत्व क्या है? आराम से चल रहे हैं, ज़्यादा फास्ट नहीं है, मेरे हिसाब से बिल्कुल ईजी है, आराम से आपको समझ में आ रहा है। बिल्कुल भाषा को हमें समझ के चलना है सब कुछ। भाषा मानव की उन्नति में सहायक होती है। किसमें सहायक होती है भाषा? भाषा मानव की उन्नति में सहायक होती है। कैसे? कि हम जो भी बात करते हैं हमारी भाषा के माध्यम से हम उन्नति कर पाते हैं। देखो, आपको भाषा नहीं आती तो आप अपने विचारों को प्रकट नहीं कर सकते। विचारों को जब आप प्रकट नहीं कर सकते, आप दूसरे के विचारों को नहीं कर सकते एक्सेप्ट, और जब आप इनके नहीं कर सकते, आप क्या हो जाएगा? आपका पतन हो जाएगा, आपकी उन्नति नहीं हो पाएगी। उन्नति का विलोम होता है अवनति। ठीक है, तो भाषा मानव की उन्नति में सहायक होती है। किसमें सहायक होती है? उन्नति में। भाषा सामाजिकता के विकास में सहायक होती है। सामाजिकता, समाज, जो समाज होता है हमारा, समाज में हमें जो मतलब जो लोग होते हैं उनसे विचारों का आदान प्रदान करते हैं, समाज में हम मतलब घुल मिल के रहते हैं लोगों से। तो भाषा किसका क्या करती है? भाषा सामाजिकता के विकास में क्या होती है? सहायक होती है। किसके विकास में सहायक होती है भाषा? भाषा सामाजिकता के विकास में सहायक होती है। भाषा विचारों की जन्मदायिनी तथा प्रकट करने में सहायक होती है। विचारों की जन्मदायिनी होती है। विचार हमारे पैदा किससे होते हैं? दिमाग में। भाषा के माध्यम से विचार हमारे उत्पन्न होते हैं, और विचारों का प्रकटीकरण भी किसके माध्यम से करते हैं? हम भाषा की। भाषा की परिभाषा हमने सबसे पहले क्या पढ़ी थी कि विचारों का प्रकटीकरण ही क्या होता है? भाषा होती है। बात समझ में आ गई ना? मजा आ रहा है ना? तो भाषा विचारों की जन्मदायिनी तथा प्रकट करने में सहायक होती है। नेक्स्ट आता है भाषा पूर्वजों के विचारों और अनुभवों को स्थायित्व प्रदान करने की सहायक होती है। पूर्वजों के विचारों और अनुभवों को, यानी देखो हमारे पूर्वज जो भी भाषा जानते थे उसके माध्यम से भाषा हमारे पास आई, उनके विचार हमारे पास आए, उनके अनुभव हमारे पास आए, तो उनके अनुभव क्या हो गए? स्थायी हो गए ना। कि पहले दादा के पास, दादा से पापा के पास आए, पापा के पास हमारे पास आए, हमारे से आगे हमारे संतानों में चले जाएंगे। तो भाषा पूर्वजों के विचार, उनके क्या विचार थे, उनके क्या अनुभव थे, उनको स्थायित्व प्रदान करने में सहायक होती है। क्या प्रदान करने में? स्थायित्व प्रदान करने में सहायक होती है। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट आती है भाषा द्वारा ही व्यक्ति में राष्ट्रीयता आती है। कौन सी था? राष्ट्रीयता आती है भाषा के द्वारा। कि भाषा बोलेंगे हमारे, देखो कि हिंदी हमारे देश की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन राष्ट्रभाषा होती है तो और भी ज़्यादा मजबूती होती है। तो भाषा द्वारा क्या आती है? राष्ट्रीयता की भावना बढ़ती है। कैसी भावना बढ़ती है? कि हाँ भाई हम उस हिंदी बोलने वाले देश से हैं। किससे? कि हिंदी है हम वतन हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है भाषा ज्ञान विज्ञान को सुरक्षित रखती है। ज्ञान और विज्ञान को, हमारा जो भी ज्ञान होता है, हमें जो भी जितना भी एक्सपीरियंस होता है उसको क्या रखती है? हमारी भाषा सुरक्षित रखती है। भाषा हमारे ज्ञान और विज्ञान को क्या रखती है? सुरक्षित रखती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है भाषा सामाजिक क्रियाकलापों में सहायक होती है। भाषा सामाजिक क्रियाकलापों के संचालन में सहायक होती है। भाषा सामाजिक क्रियाकलापों के संचालन में सहायक होती है। किसमें? भाषा हमारे जो सामाजिक क्रियाकलाप होते हैं उनके संचालन में क्या होती है? सहायक होती है। नेक्स्ट आता है भाषा मनुष्य के व्यक्तित्व विकास में सहायक होती है। मनुष्य कौन से विकास में? व्यक्तित्व, यानी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में। पर्सनैलिटी किस में आता है? साइकोलॉजी का टॉपिक है ना पर्सनैलिटी। किसी व्यक्ति की पहचान किसके माध्यम से होती है? व्यक्तित्व के माध्यम से होती है। कि हमारा व्यक्तित्व अच्छा है, बुरा है, कैसा, हम किसी के साथ बोलचाल कैसी हमारी, उसके माध्यम से भाषा क्या होता है? प्रकटीकरण होता है। यानी भाषा मनुष्य के व्यक्तित्व विकास में सहायक
है। भाषा व्यक्तित्व के कौन से विकास में सहायक है? व्यक्तित्व के विकास में सहायक होती है। भाषा किस में सहायक होती है? भाषा हमारे ज्ञान विज्ञान को सुरक्षित रखती है, भाषा सामाजिक क्रियाकलापों के संचालन में सहायक होती है, और भाषा मनुष्य के विकास, व्यक्तित्व के विकास में सहायक होती है। बात समझ में आ गई यहाँ तक? आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट आता है अगला कि भाषा संसार के साथ मानव संबंध स्थापित करने में सहायक होती है। भाषा किसके साथ? संसार के साथ मानव संबंध स्थापित। देखो संबंध स्थापित कैसे करेंगे हम कि मान लो मेरे से आपको विचारों का आदान प्रदान करना है। अब सोचो आप लोग हिंदी बोलते हो और मुझे मान लो बंगाली आती है, तो मैं आपके साथ अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं कर सकता। या तो आपको बंगाली सीखनी पड़ेगी या फिर मुझे हिंदी बोलनी पड़ेगी, दोनों में से एक काम करना पड़ेगा। तो भाषा संसार के जो मानव संबंध होते हैं ना, अब आपस में हम विचारों का आदान प्रदान करेंगे, किसके माध्यम से करेंगे? भाषा के माध्यम से। तो भाषा संसार के साथ मानव संबंध स्थापित करने में क्या होती है? सहायक होती है। किस में सहायक होती है? भाषा संसार के साथ जो भी हमारे मानव संबंध होते हैं, जो भी मनुष्य के संबंध होते हैं, उनको स्थापित करने में क्या होती है? सहायक होती है। क्या होती है? उसमें सहायक होती है। और नेक्स्ट है 10 नंबर कि भाषा साहित्य सृजन में सहायक होती है। साहित्य का सृजन किसके माध्यम से किया जाता है? साहित्य का सृजन भी भाषा के माध्यम से किया जाता है। कैसे कि हिंदी का साहित्य अलग होता है, उर्दू का साहित्य अलग है, बंगाली का साहित्य अलग है, तेलुगु का अलग है, गुजराती का अलग है। तो वो सब क्या है? वो भाषा साहित्य के अर्जन में सहायक होती है। किसमें? जो हमारा साहित्य जो होता है साहित्य, उस साहित्य के सृजन में क्या होती है? सहायक होती है। क्या पढ़ा मैंने? भाषा के महत्व के बारे में पता कि भाषा मानव की उन्नति में सहायक होती है, सामाजिकता के विकास में सहायक होती है, भाषा विचारों की जन्मदायिता, विचारों को प्रकट करने में सहायक होती है। भाषा पूर्वजों के विचार और अनुभवों को स्थायित्व प्रदान करने में सहायक होती है। भाषा भाषा द्वारा ही व्यक्ति में राष्ट्रीयता होती है। भाषा ज्ञान विज्ञान को सुरक्षित रखती है। भाषा सामाजिक क्रियाकलापों के माध्यम से संचालन में सहायक होती है। और भाषा जो मनुष्य के व्यक्तित्व में सहायक होती है। और भाषा संसार के साथ हमारे मानव संबंध स्थापित करने में सहायक होती है। और भाषा साहित्य सर्जन में सहायक होती है। भाषा की विशेषताएं और भाषा का महत्व समझ में आ गया हो तो फटाफट थम्स अप कर दीजिए। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, आगे बात करते हैं हम आगे अगले। अब हम बात करते हैं यूनिट फर्स्ट की। ये मैंने कहा था कि यूनिट फर्स्ट आपको दोबारा बताऊंगा। भाषा शिक्षण की विधियाँ। अब क्या पढ़ेंगे हमें? अब हम पढ़ेंगे भाषा शिक्षण की विधियाँ। पहले इस पे चलते हैं कि यूनिट फर्स्ट थी। यूनिट फर्स्ट हमारे क्या है? भाषा शिक्षण की विधियाँ। और भाषा शिक्षण की विधियों कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में। इससे पहले एक बार एक चीज़ और दिखता हूँ आपको, ये देखिए। भाषा शिक्षण की जो हमारी विधि है ना, भाषा शिक्षण की विधियों को 2 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा गया? मैंने उस दिन आपको बताया था, आज दोबारा बता रहा हूँ कि भाषा शिक्षण की विधियों को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से भागों में बांटा गया है? परंपरागत विधियां और आधुनिक विधियां। कौन कौन सी? परंपरागत विधियां और आधुनिक विधियां। परंपरागत जो परंपराएं चल रही हैं, आधुनिक जो वर्तमान में बनती आ रही हैं। परंपरागत, सबसे पहले बात करेंगे भाषा शिक्षण की परंपरागत विधियां। परंपरागत विधियों में कौन सी आती हैं? गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, कहानी शिक्षण, नाटक शिक्षण, ये शामिल होते हैं। या फिर इसको ऐसे ले लीजिए कि इकाई फर्स्ट में हम क्या देखते हैं? भाषा शिक्षण की विधियां 6 भागों में सम्मिलित हैं। गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, एकाकी शिक्षण, कहानी शिक्षण, व्याकरण शिक्षण और रचना शिक्षण। अब आप पूछोगे नाटक शिक्षण कहाँ गया? तो नाटक शिक्षण इसी में आता है। इसी में हमारा क्या आता है? नाटक आता है। नाटक किसके अंदर आता है? रचना में आता है। रचना जो भी हम क्रिएटिविटी करते हैं, जो भी हम क्रिएट करते हैं, रचना करते हैं, वो सब किस में आता है? हमारा इसी रचना शिक्षण में आता है। ठीक है, तो 6 भाषा शिक्षण की विधिया कितने भागों में बांटा गया? इसको 6 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, एकाकी शिक्षण, कहानी शिक्षण, व्याकरण शिक्षण, रचना शिक्षण। रचना शिक्षण में क्या आता है? नाटक आता है। और विधियों कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में, परंपरागत और आधुनिक विधियां। और भाषा की परंपरागत विधियों में कौन कौन सी? पद्य शिक्षण, कहानी शिक्षण, नाटक शिक्षण, इन सबको सम्मिलित, गद्य शिक्षण, इन सबको सम्मिलित किया गया है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? आज जो पढ़ा है समझ में आया? एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि आप इसका अच्छा स्क्रीनशॉट ले पाओ। और जितना आपको नहीं समझ में आता है तो आप यहाँ पे कमेंट यहाँ बता सकते हो। उसके अलावा आप जब हमारा जो क्लास एंड हो जाती है उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में भी यहाँ पे बता सकते हो कि जब हमारी क्लास एंड हो जाती है ना, उसके बाद नीचे जो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। मैं सारे कमेंट का आंसर आपको वहाँ दे सकता हूँ, और नहीं दे सकता तो आगे वाले क्लास में मैं आपको बता सकता हूँ। चलते हैं फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मैं परिभाषा पढ़ी। डॉक्टर स्वीट क्या बोलते हैं कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करने क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। बोलिए फटाफट मेरे साथ। पतंजलि क्या बोलते हैं कि मनुष्य के द्वारा व्यक्ति द्वारा व्यक्त वाणी क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। प्लेटो क्या बोलते हैं? विचार आत्मा की मूक या अध्वन्यात्मक बातचीत है, पर यही जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो वो क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। हमारे यहाँ से रेलवे प्लेटफॉर्म है,
रेलवे ट्रैक है तो उसके बाद थोड़ी सी आवाज़ आ सकती है, डिस्टर्ब हो सकता है। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना बोलते हैं कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसी क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। उसके बाद हमने भाषा की विशेषताएं पढ़ी कि पैतृक संपत्ति, वर्जित संपत्ति, से हमने बात कर ली थी। उसके बाद हमने किसके बारे में पढ़ा, भाषा के महत्व के बारे में पढ़ा था कि भाषा का महत्व क्या है। उसके बाद हमने पढ़ा भाषा शिक्षण की विधियों के बारे में, कौन कौन सी, गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, एकाकी शिक्षण, कहानी शिक्षण, व्याकरण शिक्षण, रचना शिक्षण। रचना में क्या आता है, हमारा नाटक आता है। और भाषा की दो कौन कौन विद्या, एक तो परंपरागत शिक्षण विद्या और एक आधुनिक शिक्षण विद्या। परंपरागत में कौन सी आती है, गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, कहानी शिक्षण, नाटक शिक्षण आदि शामिल हैं। यहाँ तक बात आपके शायद समझ में आ चुकी होगी। आज की हमारी क्लास यहाँ तक रखते हैं, कल अब हम इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे। ये देखिए हमारी जो एजुकेशन, अब हमारे चैनल पे क्लासेस कौन सी होती हैं। 9:15 बजे इस टाइम आपकी हिंदी की लाइव क्लास चल रही है, 9:15 बजे हिंदी की चल रही है। शिक्षा मनोविज्ञान की अभी 2 घंटे बाद वापस लाइव आना है, फटाफट सभी को लेके आना है 11:15 बजे शिक्षण वीडियो की जो शिक्षा मनोविज्ञान की आती है। और राजस्थान भूगोल आता है शाम को 6:15 बजे, राजस्थान भूगोल की क्लास आती है, उसमें भी आप सभी को लाइव लेकर के आओगे। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए रीट विद दुरीना से, वहाँ पर भी आपकी अन्य क्लासेस चलती है। इंग्लिश की वहाँ पे क्लास चलती है, पॉलिटी की वहाँ पे क्लास चलती है, बिल्कुल वहाँ पे भी अलग अलग क्लासेस चलती हैं, ठीक है। और वहाँ पे उसके साथ साथ आपको क्विजेज मिल जाएंगी, जो भी क्लास होती है उसके नोट्स मिल जाएंगे, आपको पीडीएफ वगैरह वहाँ पे सब आपको प्रोवाइड करवा दीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टा स्टेटस, जहाँ पे भी जो भी जिस आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हो उसका आप लोगों को शेयर कीजिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे चैनल से कनेक्ट कीजिए। सैटरडे की स्पेशल क्लास मैं आपको बता चुका हूँ, कल भी आपको मैंने बताया था, आज दोबारा बता रहा हूँ कि इंडियन हिस्ट्री की सुबह 9:15 बजे। जोया जी बोल रहे थे कि 9:15 नहीं, टाइम थोड़ा लेट रखिए, तो जोया जी आपको बता देंगे मैराथन क्लासेज है 9:15 से स्टार्ट करेंगे, तभी तो लगभग 11:15 तक हो पाएगी। 2 घंटे फिर थोड़ा सा आपको भी रेस्ट चाहिए, उसके बाद फिर दोपहर में खाना वगैरह करना, थोड़ा रेस्ट करना, फिर शाम को दोबारा क्लास करते हैं। तो 9:15 से आई थिंक सही रहेगा, ठीक है ना। 9:15 से बिल्कुल क्लास परफेक्ट रहेगी, ओके। उसके बाद 6:15 बजे शाम को आपकी मैथ्स की मैराथन क्लास होगी। मैथ्स की क्लास आपको शाम को रखिए, आराम से ठंडे मौसम में बैठ के छत पे बैठ के आराम से पढ़ोगे। 9:15 बजे मैथ्स का टॉपिक आप बता देना नीचे कमेंट सेक्शन में। मैं तो परसेंटेज की सोच रहा हूँ कि परसेंटेज शुरू कराऊँ, प्रतिशत शुरू कराऊँ। आप एक बार टॉपिक अपना कमेंट सेक्शन में एडवाइस दे दीजिए कि क्या शुरू करें। और इंडियन हिस्ट्री का भी शायद मैं तो 0 से शुरू करने वाला हूँ, लेकिन एक बार आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें। कमेंट में बताओगे उसी के अकॉर्डिंग, वरना मैं मेरे अकॉर्डिंग चलूँगा, ठीक है। क्लास के बाद यहाँ कमेंट मत कीजिएगा, यहाँ कमेंट करोगे यहाँ तो मतलब अभी कर दोगे, एक बार देखिए फिर बाद में देखिए। क्लास के बाद आप कमेंट करना है, क्लास के बाद आपको कमेंट करना है कौन सी क्लास कैसे क्या करना है, ठीक है। सैटरडे का होगा, संडे का स्पेशल क्लास में, संडे के मैराथन क्लास में क्या होगा, पॉलिटी 9:15 बजे वही पॉलिटी क्लास होगी, और एनवायरमेंट स्टडीज में 6:15 बजे। अब पॉलिटी में आप बताइए कि एक तो शुरुआत से संवैधानिक जो शुरुआत हुई थी जो 1773 के वहाँ से बात करनी है, जो 4 ट्राय थे, जो भारत शासन अधिनियम आया था उससे रेगुलेटिंग एक्ट आया था वहाँ से स्टार्ट करना है, या फिर जो संविधान सभा से शुरू करना है, वो आप बता दीजिएगा पॉलिटी कहाँ से शुरू करनी है। एनवायरमेंट स्टडी ये बता दीजिए कि पहले एनवायरमेंट में साइंस का पोर्शन लें, या फिर पहले एनवायरमेंट में जो हमारा जो नॉर्मल, मेरे हिसाब से साइंस का पोर्शन शायद नहीं हो पाया अपना, साइंस का पोर्शन, साइंस की क्लास कहीं भी नहीं चलती, तो पहले मेरे हिसाब से शायद सही रहेगा कि मैं साइंस ले लूँ पहले, है ना। साइंस वाला पोर्शन ले लें, सबसे पहले साइंस करेंगे हम, साइंस ताकि और भी एग्जाम में हमारे काम आ जाए। एनवायरमेंट का नाम हो जाएगा, साइंस हमारे और भी एग्जाम में काम आ जाए, और उसके बाद हम यहाँ पे भी पढ़ लेंगे, ठीक है। एनवायरमेंट में क्योंकि हमें पढ़ना सब कुछ है, साइंस पढ़ेंगे, सबसे पहले हम साइंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम एनवायरमेंट के बारे टॉपिक जो फैमिली वगैरह है उन पर बाद में डिस्कशन कर लेंगे। बिल्कुल सारी सिलेबस मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना है। और यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप रीड विद दुनिया से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पर भी आप कनेक्ट हो जाइए। वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट कीजिए। और डेली टाइम पे आ जाए करेंगे, नोटिफिकेशन आपके पास आए चाहे नहीं आए, आपको 9:15 बजे, 11:15 बजे और 6:15 बजे लाइव आना है, तो बस आना ही है, चाहे कोई भी काम हो आपको आना ही है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, और कोरोना पैंडेमिक में हमारा और हमारी सरकार का सहयोग कीजिए और सरकार के कर्मचारियों का पूरा साथ दीजिए। देश हमारा बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल सब हम इससे लड़ लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग।